हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये फिजिक्स की सीरीज चल रही है और ऐसे ही बायोलॉजी केमिस्ट्री की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपका आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो इलास्टिसिटी जो आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड और फिर हम लोग पढ़ेंगे बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें क्योंकि ऐसे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 695। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड। तो हमें पता है एनर्जी किस कारण से चेंज इन पोजिशन, पोजिशन मीन्स हाइट या फिर शेप, ठीक है। तो उसके कारण जो एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे डैम में वाटर को रिजर्व करते हैं हम लोग, तो ऊपर से गिरता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर रहता है। तो इस टाइप का एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करेंगे और इसका फॉर्मूला है mgh, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हेन कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पूछ रहा है कि एक कॉइल है स्प्रिंग का, उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, मीन्स उसको हम लोग प्रेस करते हैं और वो साइज में छोटा हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, तो पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा डिक्रीज। तो यहां पर व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्क डन बाय कॉइल स्प्रिंग इज गिवन बाय, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये यूज होगा। यहाँ पर बोला है के इज द स्प्रिंग, एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, इन द स्प्रिंग। दिस वर्क डन इन स्टोर इन स्प्रिंग एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर वर्क डन कैसे स्टोर हो रहा है, डिफॉर्मेशन मीन्स शेप का यहाँ पर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि हेंस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। तो CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या पूछा गया। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या है यूनिट ऑफ स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन आपका यहाँ पर स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसका दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, अगर डायमेंशन पूछे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज। तो कोई भी मटेरियल का जो डिफॉर्म होता है बिना टूटे फिर से वो आ जाएगा सही में। जैसे कि स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया फिर सही हो जाता है। तो इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। बिना टूटे हुए डिफॉर्म होने का एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी आपका क्या है, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसका, सॉलिड मटेरियल का है। उसमें क्या होता है, ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करता है और साइज को गेन नहीं करता है जब हम लोग फोर्स को हटा देते हैं। ठीक है। तो जैसे आप लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई आपका हो गया, कोई प्लास्टिक ही हो गया, उसको हम लोग खींचते हैं तो वो और खिंचाता है और लास्ट में वो प्लास्टिक का शेप डिफॉर्म हो जाता है और वो फिर से वापस नहीं आ सकता। तो उस टाइप का मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। अगर वो फिर से वापस आ जाएगा तो इलास्टिसिटी में वो आ जाएगा, जैसे कि स्प्रिंग। नेक्स्ट हमारा है, द फॉर परफेक्ट इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1। आपको ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मीन्स ई, स्मॉल ई जब 1 होगा तब क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा गया तो इसीलिए यहाँ पर 1 होगा। अब कभी पूछ दे ई अगर 0 होता है और कब होता है,
जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाते, 0। अगर ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा, लेकिन उसके बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या है, पार्शियली इलास्टिक है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इसी के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। अब 700 क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर है, हाउ डज ए ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्बिंग इंक। तो ब्लॉटिंग पेपर इंक कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये कैसे करता है, कैपिलरी एक्शन से। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं अगर आपका क्लॉथ से वहाँ पर आपका कोई इंक गिर जाता है, या फिर आप मार्कर रख देते हैं या स्केच पेन रख देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा उसका इंक और वो फैल जाता है। तो ये क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ फ्लूइड इज कॉम्बाइंड बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ इस इट्स पार्टिकल मिनिमाइज इज पॉसिबल एरिया, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। कोई भी हम लोग लिक्विड या फ्लूइड को गिराते हैं तो एक ड्रॉप करके वो गिरता है कंबाइन करके। ठीक है, तो ये किस फिनोमिना के चलते होता है, तो ये आपका होता है सरफेस टेंशन के चलते। सरफेस टेंशन क्या है, ये एक टेंडेंसी है किसका, लिक्विड का, जो कि श्रिंक करता है टू मिनिमम एरिया। ठीक है, मिनिमम एरिया को के लिए वो श्रिंक करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे मॉस्किटो डूबता नहीं है पानी में, ऊपर ही रहेगा, तो वो किस लिए, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, आगे हम लोग इसको जानेंगे। नेक्स्ट आपका है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। तो फिर से ये क्वेश्चन अलग अंदाज से पूछा गया है, किस प्रॉपर्टी के कारण जो ड्रॉप होता है वाटर का स्फेरिकल होता है। जैसे पानी की, जैसे रेनफॉल होता है तो बूंद बूंद गिरता है, तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो ये आपका होता है सरफेस टेंशन के कारण। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो फ्लो ऑफ लिक्विड्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में अभी तक और लेटेस्ट, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ए टैंक फील्ड पार्सली विद लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई टैंक है पार्शियली लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक, और उसको यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन द टैंक। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, किसके रिगार्डिंग, सरफेस ऑफ लिक्विड इन द टैंक है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, तो ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो सरफेस ऑफ ए फ्लूइड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड राइज टुवर्ड बैक ऑफ द टैंक। तो यहाँ बोला पहला ऑप्शन कि सरफेस ऑफ फ्लूइड गिरेगा कहाँ, किस तरफ गिरेगा, जिस तरफ से हम लोग उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं उस मोशन में ही गिरेगा, और क्या करेगा, राइज बैक ऑफ द टैंक। नेक्स्ट है, सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉल ओनली एट द सेंटर ऑफ द टैंक, और सी है द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज फिक्स हॉरिजॉन्टली, डी है सरफेस ऑफ फ्लूइड राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड फॉल टुवर्ड द बैक ऑफ द टैंक। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं फिर से, द सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड राइजेज बैक ऑफ द टैंक। तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, अगर बाल्टी में अगर पानी है तो हम लोग अगर उसको पुश करते हैं, कुछ एक्सलरेट करते हैं, तो क्या होता है, पानी थोड़ा सा आगे जाता है, फिर झटका लग के वो पीछे आता है कि नहीं आता। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में ये बताया गया कि सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग, जैसे मान लीजिए मग या बकेट में पानी रहता है, तो हम लोग जैसे ही उसको उस डायरेक्शन में हम लोग उसको एक्सलेट करते हैं तो उधर वो जाता है पानी, पहला स्टेप में वो जाएगा, फिर वो रिटर्न आएगा। तो वही पूछा है, राइजेस टुवर्ड द बैक ऑफ द टैंक। तो ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे आपका एग्जाम दिया गया, आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं कि कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। तो किस टाइप का फ्लूइड आइडियल होगा, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि आइडियल फ्लूइड यानी कि परफेक्ट फ्लूइड होता है नॉन विक्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी विक्सियस दिया तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड उसका प्रॉपर्टी होता है कि फ्रिक्शन लेस, तो फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। और आइडियल जो फ्लूइड होता है उसमें सरफेस टेंशन होता नहीं है और बल्क मॉड्यूलस इन्फिनाइट होता है। और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिजिक्स में कहीं यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन में, तो आइडियल लेके ही चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड, तो यहाँ पर फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन ए कॉक एंड आयरन नेल आर प्लेस्ड इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर द कॉक फ्लोट्स व्हाइल द आयरन नेल इज सबमर्ज्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम लोग कॉर्क और नेल को हम लोग पानी में रखेंगे तो देखते हैं कि नेल डूब जाता है और कॉर्क फ्लोट करता है, तो ये किस रीजन से करता है ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पर समझना है कि ये डेंसिटी इसका पीछे का रीज़न है। अब डेंसिटी क्या है और किसका डेंसिटी ज़्यादा है किसका कम है, जिस कारण से ये होता है, ये हम लोग इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है डेंसिटी ऑफ कॉक इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ बोला है डेंसिटी ऑफ कॉक इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सेकंड है आपका डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। और थर्ड है मास ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ कॉर्क। और डी है मास ऑफ कॉर्क इज ग्रेटर देन द मास ऑफ आयरन नेल। तो पहला बात आपको ध्यान रखना कि मास का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, तो मास में जितना भी ऑप्शन है वो आपको हटा देना। अब आता है ए और बी। तो डेंसिटी ऑफ कॉक इज ग्रेटर बोला है पहला में, तो अगर कॉक का डेंसिटी ग्रेटर रहता तो वो डूब जाता वाटर से, ठीक है। तो जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा वो डूबेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या डूब रहा है आयरन नेल, तो क्या होगा डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट को आप समझ गए, आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 707। इसमें एक न्यूमेरिकल्स है जो कि पूछा गया ग्रुप डी में, और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या वैल्यू है और किस फॉर्मूला से ये बनेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये आया तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो व्हाट विल बी द फोर्स जनरेटेड बाय ए बॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक नॉर्मली एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्चार्ज ऑफ 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज दिया गया है, तो डिस्चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे और स्पीड को हम लोग भी से करेंगे। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गिवन है आपका पहला लाइन में v और q, और फॉर्मूला आपको क्या हो रहा है वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम लोग क्या लिख सकते हैं मास को PAV, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू PAV इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज हो रहा है। और उस हिसाब से हम लोगों का अगर वैल्यू को पुट करेंगे डिस्चार्ज क्यू का, तो टोटल हम लोग का क्या निकल के आएगा 1 न्यूटन। ये बात आपको ध्यान रखना। और 1 न्यूटन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें आपका 708 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये ALP और NTPC दोनों में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बायंसी थ्योरी द शिप फ्लोट्स इन वाटर, which scientist is the first credited with the identifying this principle। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बायंसी का बेसिस पे शिप फ्लोट करता है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा साइंटिस्ट को क्रेडिट किया जाता है फर्स्ट जो आइडेंटिफाई किया इस प्रिंसिपल को। तो ये आपका कौन साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज थे। ऑप्शन नंबर ए सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग जान रहे हैं
तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन फ्लूइड। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर, तो बायंसी फोर्स आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका करता है वॉल्यूम, फिर आपका करता है डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी पे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और जी आपका रहता है ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। तो डेंसिटी पे तो करता है, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग। नेक्स्ट है द वेट ऑफ ए इमर्ज ऑब्जेक्ट, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग, डेंसिटी का बात ही नहीं किया। थर्ड है डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट, तो ये ऑप्शन आपका एकदम 100% सही है। डेंसिटी पे करता है फ्लूइड का, और फ्लूइड का डेंसिटी पे करेगा, और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है वायंसी के रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इफ ए वायंसी फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट सिंक। तो बात सही है, अगर वायंसी का फोर्स लेस रहेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली सिंक कर जाएगा। ठीक है, फोर्स उसको उठा ही नहीं पा रहा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक होगा। और बी में है, इफ वायंसी फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्लो। तो दोनों सही है, बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। मान लीजिए आप पानी में हैं, मान लीजिए सपोज, और नीचे से कोई आपको धक्का दे रहा है, तो अगर उसका जो फोर्स है वो धक्का देगा वो ज़्यादा होगा, तब आप ऊपर ही रहिएगा। अगर कम रहा तो आप डूब जाइएगा। तो उसी हिसाब से ये काम करता है। सी आपका, इफ वाइसी फोर्स इज लेस द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्लो, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा बोल दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज। तो यहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, तो एक बात आपको ध्यान रखना, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कॉन्साइड करता है किससे, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर वेस्ड ऑन। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वाटर में किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो ये करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका, व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड दिस बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विच प्रिंसिपल इज नोन एज। द सेम क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर पूछा गया कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, तो ये बॉयंस फोर्स लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी बॉयंसी फोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पीड इंक्रीजेज ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ शिप किस पे बेस्ड है, तो ये भी आपका थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ द शिप इज बेस्ड ऑन। तो बिल्डिंग और मूवमेंट ऑफ द शिप किस पे बेस्ड है, तो ये आपका है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि शिप का वेट रहेगा आपका नीचे और बॉयंसी का वेट रहेगा आपका नीचे से ऊपर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यही मूवमेंट ऑफ शिप में काम आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपवर्ड प्रेशर जनरेटेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन ए फ्लूइड। तो ये अपवर्ड प्रेशर हो जाएगा बॉयंट फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू फिल वाटर इन ए ग्लास एंड आइस क्यूब व्हाट हैपन व्हेन आइस क्यूब कंप्लीटली मेल्ट्स। तो वाटर और आइस क्यूब को अगर हम लोग डालेंगे कोई ग्लास में, तो क्या होगा, जब आइस क्यूब कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा, वाटर विल फ्लो आउट, वाटर गिर जाएगा, ऑल स्नो विल सिट इन द बॉटम, या फिर वाटर लेवल रिमेन सेम, वाटर लेवल विल डिक्रीज विथ चेंज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वाटर लेवल रिमेन्स सेम, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि आइस क्यूब
में जो मेल्ट करने के बाद वाटर, तो वो एडजस्ट हो जाता है पहले ही। तो यहाँ पर आपका वाटर का लेवल सेम रहेगा, कोई वाटर आपका ओवरफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट सिंक द अपथ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो जब ऑब्जेक्ट सिंक माने डूब जाएगा तो अपथ्रस्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होगा, लेस होगा देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अपथ्रस्ट इज लेस देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी आपका क्या है, सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लेस देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर अपथ्रस्ट लेस रहा ऑब्जेक्ट ऑफ वेट से तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली है नीचे सिंक हो जाएगा यानी डूब जाएगा, और अगर ज़्यादा रहा तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट है अपथ्रस्ट फोर्स एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग टू ए प्लेन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, तो ऑप्शन नंबर ए अपथ्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, तो यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, बाकी तीनों हाइड्रोमीटर, सबमरीन, इलेक्ट्रोमीटर ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड buoyancy फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। What will be the buoyancy force exerted by water, तो इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyancy फोर्स डिपेंड ऑन, तो buoyancy फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द फोर्स ऑफ buoyancy डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड डैश ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है buoyancy और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।